हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और ये लेक्चर है कैपेसिटर पे बेस्ड। ठीक है, तो हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे, कैपेसिटर। समझेंगे कि कैपेसिटर है क्या, और कैपेसिटर पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले कुछ बातें हम डिस्कस करा दें कंडक्टर के लिए, तब हम कैपेसिटर टॉपिक शुरू करेंगे अपना, कि कैपेसिटर क्या है और करता क्या है सर्किट में। ठीक है, तो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर, और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस लेक्चर में। देखिए, कंडक्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लीजिए आप लोग। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉलो हो। अगर हॉलो है तो भी ठीक, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड माने ठोस, तो भी ठीक। दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी? जीरो होगी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दूसरी बात, कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर कंडक्टर के सरफेस पे 2 वोल्ट है, कंडक्टर के सरफेस पे अगर 2 वोल्ट है, तो कंडक्टर के अंदर भी 2 वोल्ट ही होगा, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे आप बात करें तो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे। चाहे ये सॉलिड कंडक्टर है तो भी ठीक, हॉलो कंडक्टर है तो भी ठीक। जैसे ये हॉलो कंडक्टर है, अगर सरफेस पे 2 वोल्ट है तो सरफेस के अंदर, कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर सॉलिड कंडक्टर है और यहाँ पे अगर 5 वोल्ट दिया है, सरफेस पे 5 वोल्ट है, तो सरफेस के अंदर इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में भी पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बातें कुछ ध्यान में रख लीजिए। कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल अलग हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सरफेस पे अगर 5 वोल्ट है तो सरफेस के अंदर 5 वोल्ट ही होगा। किसी भी पॉइंट पे आप बात करें तो मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जितना सरफेस पे है उतना ही सरफेस के अंदर है। अगर आप सरफेस से बाहर जाते हैं, बाई चांस आप बाहर गए, इस पी पॉइंट पे गए, तो हो सकता है इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो कंडक्टर के बाहर जो है पोटेंशियल घट सकता है, पर सरफेस पे जितना है और कंडक्टर के अंदर आएंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर ये सरफेस है, ठीक है, कंडक्टर का, तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान में रख लीजिए। चौथी बात, एक बात और समझ लीजिए कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। तो याद रखिए, ये वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने बोला कैसे? चलिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। कैसे? मान लेते हैं कि आपने एक कंडक्टर ले लिया, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस हैं। बाई चांस आपने चार्जेस कैसे ले लिए? पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। अगर सरफेस अगर नेगेटिव चार्ज होते, चार्ज कैसे होते? नेगेटिव होते, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती? लेस देन 0। ठीक है, तो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं कंडक्टर के सरफेस पे। तो हमको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक
गॉसियन सरफेस ले लीजिए। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि कंडक्टर के अंदर भी कुछ अमाउंट का हो और कुछ अमाउंट कंडक्टर से बाहर हो। अब इसी गॉसियन सरफेस का आप क्या ले लीजिए, एरिया मान लेते हैं कितना है, ds। ये हो गया एक सिलेंडर, सिलेंडर अंदर भी है कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन बाहर भी है। ds क्या हो गया, इसका जो पोर्शन बाहर की तरफ है सिलेंडर के अपर फेस का, ds हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल एरिया ले लिया जो सर्कुलर पोर्शन का एरिया। तो ds ये भी होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, ये बात तो जानते हैं। तो अब ये भी हम जानते हैं, ये भी सच्चाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एट द सरफेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है कहाँ पे, कंडक्टर के सरफेस पे। तो देखिए यहाँ पे हम एक एरिया वेक्टर ले लें। एरिया वेक्टर कितना हो गया, बाई चांस हमने क्या ले लिया, एन कैप। एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने ले लिया, एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर एन कैप ले लिया जो कि परपेंडिकुलर टू ds। देखिए एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ds के। क्लियर बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई ये परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर है, दिख रहा है आपको। तो ये हमने गॉसियन सरफेस लिया, आधा अंदर है आधा बाहर है कंडक्टर के। और इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। पहली बात तो आप ये बताइए कि जो पोर्शन अंदर है उससे तो फ्लक्स कुछ नहीं पास हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है ना। जो पोर्शन अंदर है, देखिए जो पोर्शन अंदर है कंडक्टर के, उससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, जीरो। तो इतने पोर्शन में फ्लक्स जीरो है, तो खाली इतने ही पोर्शन से तो फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स कैसा पास होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि चार्जेस तो सरफेस पे हैं। चार्जेस जब सरफेस पे हैं तो फ्लक्स भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आप हमको ये बताइए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर दें। टोटल फ्लक्स के लिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ds होगा, ई ds होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे, ठीक है, cos 0 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से आप लिख सकते हैं ई ds टोटल फ्लक्स हो गया। खाली इतने एरिया से ही तो फ्लक्स पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस के इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि खाली इतना ही चार्ज तो एनक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस। इतने चार्ज के कारण ही फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ई ds हो गया। और नीचे की तरफ कितना फ्लक्स आ रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। किसके, कंडक्टर के अंदर। तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इनसाइड कितना है, गॉस लॉ से बता रहे हैं, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो खाली इतना ही चार्ज है ना, इतना ही तो चार्ज है। अच्छा, एक यूनिट सरफेस में कितना चार्ज है, सिग्मा। एक यूनिट सरफेस में सिग्मा चार्ज है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, देखिए एक यूनिट सरफेस में सिग्मा चार्ज, तो गॉसियन सरफेस कितना है, कवर कितना कर रहा है, ds से मल्टीप्लाई कर दे, सिग्मा इंटू ds। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आ गया कि नहीं, बिल्कुल। तो उठा के वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आएगा फाई टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब फाई टोटल कितना है, फाई टोटल ऊपर कैलकुलेट किया, ds कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के सरफेस पे कितनी हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर नोटेशन से जानेंगे तो ई वेक्टर एन कैप का मतलब समझ रहे हैं, एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। जो एन कैप है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, किधर की ओर है, बाहर निकलती है। समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, अंदर की तरफ होती, नीचे की तरफ। समझ रहे हैं, अंदर की तरफ आती।
ठीक है। अगर यहाँ चार्ज कैसे होते, नेगेटिव होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती, इस डायरेक्शन में बनती, अंदर की तरफ बनती। समझ रहे हैं बात को। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते कंडक्टर पे, तो यही हमको प्रूफ करना था। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ जाते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रख लीजिए। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर कभी एक्सिस चार्ज नहीं होती। एक्सिस चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती, याद रखिए। समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं हमेशा। एक्स्ट्रा चार्ज कहां पे होंगे, उसके सरफेस पे। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना होगा, 0। नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 0। तो मतलब कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई भी चार्ज एक्सेस चार्ज अंदर नहीं होता। अब आपने बोला एक्सेस चार्ज कैसा, चलिए समझा देते हैं। बाई चांस आपने इस कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में 5000 चार्ज दिए। जब आप अंदर 5000 चार्ज देंगे तो विद इन ए सेकेंड वो कहां से, विद इन ए सेकेंड वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा। जो 5000 चार्ज आपने दिए थे वो विद इन ए सेकेंड कहां पे आ जाएगा, वो सारे सरफेस पे पाइल अप कर जाएंगे, सारे सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा। ये भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। जो भी एक्सेस चार्ज आप देंगे वो हमेशा कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिए। अगर ये नॉर्मली एक कंडक्टर है, नॉर्मली एक कंडक्टर लिए, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। याद रखिएगा, नेट चार्ज कितना होगा, 0। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। नेट चार्ज कितना है, 0। अगर आपने बाहर से 5000 चार्ज दिए तो वो सारे चार्ज कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे चार्ज कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। अभी भी अंदर चार्ज कितना है, 0। अंदर चार्ज कितना है, एक्सेस चार्ज अंदर नहीं रहा, वो बाहर आ गया। समझ रहे हैं बात को। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जब आपने चार्ज दिया, अब इस पर नेट चार्ज कहां पे है, बाहर। किधर है, सरफेस पे चार्ज आ गया, नेट चार्ज। समझ रहे हैं बात को। चलिए बढ़ जाते हैं। मतलब नेट चार्ज 0 नहीं रहा। जब आपने एक्सेस चार्ज दिया तो नेट चार्ज 0 नहीं रहा। चार्ज कहां पे आ गया, सरफेस पे आ गया। इंटीरियर एक्सेस चार्ज 0, बट चार्जेस शिफ्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब अगर आपसे बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ये भी एक टॉपिक आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप अगर उससे प्रोटेक्ट कर जाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर जाएं, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर प्रोटेक्ट हो जाया जाए, किसी तरीके से प्रोटेक्ट होना, समझ रहे हैं बात को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर प्रोटेक्ट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब कहने का मतलब क्या है, बाई चांस ये कंडक्टर है, ये कोई भी एक कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, खाली है अंदर से। कंडक्टर क्या है, अंदर से खाली है, हॉलो। आपको अच्छे से मालूम है अगर कंडक्टर खाली है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। अंदर से कंडक्टर खाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी, 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब अगर आपने ये बोला कि किसी तरीके से बिजली गिरी, बिजली समझते हैं थंडरस्टॉर्म जब होता है तो लाइटनिंग इफेक्ट होता है, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग बाई चांस हुई,
ये कंडक्टर था, हॉलो कंडक्टर, लाइटनिंग हुई, ठीक है। लाइटनिंग होने से बाई चांस मान लेते हैं कि बिजली गिर गई इस कंडक्टर के ऊपर। जैसे ही कंडक्टर के ऊपर बिजली गिरी तो कंडक्टर के जैसे बिजली गिरेगी, ठीक है, तो बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो मतलब कि आगे आप यही पढ़ेंगे कि इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। किस पे, कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे करंट फ्लो होगी और कंडक्टर के सरफेस पे बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिलियंस, ठीक है। तो ये ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे है, पर कंडक्टर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो मतलब कि देखिए जो आपकी बिजली थी वो आके गिरी कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गई, बट कंडक्टर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो मतलब कि अगर कोई इंसान को यहाँ बैठा दिया जाए कंडक्टर के अंदर, खाली कंडक्टर के अंदर बैठा दिया जाए और बिजली गिरे, तो कंडक्टर के सरफेस पे तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट कंडक्टर के अंदर अभी भी वो सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो कंडक्टर के सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है, 0 है, तो ये सेफ है। तो देखिए एक्सटर्नल फील्ड से ये सेफ हो गया कि नहीं, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने की। तो ये समझिए कि कंडक्टर के सरफेस पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो भी ये अंदर कंडक्टर के बैठा था तो सेफ रह गया। किससे सेफ रह गया, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के शॉक से। शॉक लगता ना उसको, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के शॉक से क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी बिजली कड़के तो हमेशा कार के अंदर बैठ जाइए और कार के शीशे बंद कर लीजिए। और अगर बिजली गिरती है तो कार के सरफेस पे गिरेगी, तो कार के सरफेस पे करंट फ्लो होगी बहुत हाई अमाउंट की, ठीक है, उसको ट्रांसिएंट करंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट की, बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट फ्लो होगी, किसके, कार के सरफेस पे। बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कार के सरफेस पे होगी, पर कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो आपको बिजली कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी बिजली कड़के तो कहाँ बैठिए, कार के अंदर बैठिए या किसी कंडक्टर के अंदर बैठ जाइए। अब आपने बोला सर कंडक्टर की जो इनर सरफेस है, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या कंडक्टर के इनर सरफेस पे होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आउटर सरफेस पे ही खाली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कंडक्टर का जो इनर सरफेस है वो भी इस एक्सटर्नल फील्ड से क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं कि कोई एक हॉलो कंडक्टर ले ले, ठीक है, और बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या कर जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो इस फिनोमिना ऑफ नेचर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक शील्ड बन गई है कि नहीं, कंडक्टर के अंदर बैठ जाए तो एक शील्ड जैसा महसूस हो रहा है, जितनी भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की हो वो हमको शॉक नहीं दे सकती अगर हमने कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर हम कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई, जो कि जरूरी थी आपको समझना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और कैपेसिटर को शुरू करेंगे और कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। कैपेसिटर शुरू होने से पहले ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। किसको ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी,
कहने का मतलब कि एक ऐसा मटेरियल, जैसे बाई चांस ये कोई मटेरियल है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके अंदर से करंट पास ना हो, करंट पास ना हो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, फिर भी ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, किसको, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर पाए इस एंड से इस एंड तक। समझ रहे हैं बात को, लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर पाए बिना करंट पास कराए, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एक डेफिनेशन देंगे। अब आपने ये बोला सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम क्या समझे। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट जो करते हैं मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कराएं। तो आपने ही बोला कि सर ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर वो करंट पास नहीं कराएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या बोलने का मतलब है। तो इसी को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ट्रांसमिट किसको बोला गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ट्रांसमिट किसको बोला गया, इसी को समझना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसुलेटर से, इस इंसुलेटिंग मटेरियल से करंट तो पास नहीं हो सकता, ठीक है, ये करंट पास नहीं होने देता, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट होने देता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तब आपने बोला सर डाइलेक्ट्रिक तो कुछ ही मटेरियल होंगे, उसका मतलब क्या वुड एक डाइलेक्ट्रिक है, नहीं, वुड एक प्रॉपर इंसुलेटर है, ठीक है। ये कुछ ऐसे चुनिंदा मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, करंट को नहीं पास करते, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं, तब से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, तो ये हमको बताने की अब जरूरत नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते, मतलब करंट पास नहीं होने देते, बस इस एंड से उस एंड तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। दोनों को समझिए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं, मतलब पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझे, फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझे, ठीक है। तो नॉन पोलर का क्या मीनिंग है, पहले इसको समझिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। नाम से ही समझ में आ रहा, नॉन पोलर, बिना पोल, बिना पोल। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो आप क्या बोलेंगे, इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्यों ऐसा करते हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप के कारण। उनकी जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इस कारण से उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे H2, N2, और भी कई एग्जाम्पल हैं, H2 हो गया, N2 हो गया, और भी कई एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। अगर आप सोचें तो CO2, ऑक्सीजन, बेंजीन, ठीक है, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। ये सब कुछ एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाते हैं।
क्यों कॉन्साइड करते हैं? क्योंकि उनकी जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इस कारण से वो कॉन्साइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे H2N2 O2 CO2 बेंजीन, बहुत मीथेन भी लिख सकते हैं, मीथेन भी एक केस है, ठीक है। तो आप कह सकते नहीं, मीथेन नहीं, और भी कई केसेस आप ले सकते हैं। हाँ, मीथेन को भी कह सकते हैं, बिल्कुल मीथेन भी, ठीक है। तो मीथेन को भी आप कह सकते हैं, और भी कई एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपको। इनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्साइड करता है, इसलिए इनके पास कोई पोल नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, तो इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोला गया। कहने का एग्जाम्पल ये है, कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि इनका सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करते। क्यों कॉन्साइड नहीं करते? इसका रीजन क्या है? एसिमेट्रिकल शेप। कैसा शेप? एसिमेट्रिकल शेप के कारण। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इनका जो शेप होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, इसके कारण से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है, ठीक है। जब ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है तो इनके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट है, इनके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ कि नहीं इनके पास? क्योंकि इनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है कुछ स्मॉल डिस्टेंस से, तो इनके पास पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट नहीं होता है नेचुरली, ठीक है। इस कारण से इसका डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का कितना हुआ? जीरो। इसका एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P हो गया, जो कि जीरो के बराबर नहीं होता, इज नॉन जीरो। क्लियर बात समझ में आई? तो पोलर मॉलिक्यूल्स की मीनिंग समझ में आ रही है। ऐसा क्यों शो होता है? क्योंकि एसिमेट्रिकल शेप। क्लियर बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम ले लें, जैसे H2O, HCl, ठीक है, और NaCl, ठीक है। और भी आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये कुछ हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। आप ऐसे कई एग्जाम्पल और ले सकते हैं। अल्कोहल भी ले सकते हैं, NH3 भी ले सकते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। NH3 अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये कई ऐसे एग्जाम्पल हमने लिए जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलर। इनके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इनका। इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका जीरो, इसका नॉन जीरो। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बताना जरूरी था। अब चलिए इसी को और समझने चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मतलब डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। पोलर मतलब पोल वाले, नॉन पोलर माने बिना पोल वाले। चलिए अब हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ लें। क्या मीनिंग है पोलराइजेशन? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मीनिंग निकल के आता है? चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें। किसकी बात करें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे पोलर की बात करें। अब आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। क्लियर? अभी बाहरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ले रहे हैं, ई नॉट ले रहे हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल माने बाहर की फील्ड, ठीक है। कहाँ के? सराउंडिंग की फील्ड को ई नॉट ले रहे हैं। अब आप नोटिस करिए, इनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। क्लियर बात समझ में आई? अगर हम आपसे ये बात बोले, इनका डाइपोल मोमेंट अभी कितना है? जीरो। देखिए अभी डाइपोल मोमेंट इनका कितना है? जीरो। क्लियर बात समझ में आई? अगर हम यही बात करें कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड कितनी कर दें? ई नॉट, अभी जीरो है, अभी नॉन जीरो कर दें, मतलब इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा। देखिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसको रखा गया है, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट टू द फील्ड लगाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ स्ट्रेच होके इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेच होके इधर चला जाएगा, खींच जाएगा। खींचेगा कि नहीं, बिल्कुल खींचेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है जो एक्सटर्नल फील्ड है उसने इस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और इसी एक्सटर्नल फील्ड ने नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हुआ तो अब देखिए, अब आपने बोला सर ये तो स्ट्रेच होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। बिल्कुल आपका कहना भी एकदम सही है। अब ये ध्यान में रखिए, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस पर जो फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन पे लगा रही है, इस पर जो फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन की लगा रही है, पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी तो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी तो होगा। तो अगर इस फोर्स को मान लेते हैं एफ डैश, इस फोर्स को कितना मान ले एफ डैश, तो ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि एफ डैश जो है वो एफ ई के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, एफ ई के बराबर हो जाए, है ना। ये फोर्स जो है एफ डैश जो फोर्स है, ये वाली फोर्स ये इस फोर्स के बराबर हो जाए। तो अब स्ट्रेचिंग बंद हो जाएगी कि नहीं, खिंचाव बंद हो जाएगा कि नहीं, ये और ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्रेच नहीं होगा, होगा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जो फोर्स ये इस पर लगा रही है और जो आपस में लोग फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स बैलेंस हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे एक पॉइंट आएगा कि स्ट्रेच होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपने इस नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल फील्ड में जब इसको रखा तो ये क्या हो गए, स्ट्रेच हुए। अब इन्होंने अपना डाइपोल मोमेंट क्या कर लिया, नॉन जीरो कर लिया। पहले कितना था, जीरो, अब कितना हो गया, नॉन जीरो। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने अपने पोल्स बना लिए तो उनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये टेम्परेरी है। ये कैसा है, टेम्परेरी। समझ रहे हैं क्यों टेम्परेरी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे आप तो वापस क्या हो जाएगा, ये वापस ऐसे बदल जाएगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्साइड कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, फिर ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो टेम्परेरी डाइपोल हुआ ना। जब आप फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल नॉन जीरो होता है, जब फील्ड हटा देते हैं तो डाइपोल जीरो हो जाता है। तो परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में। ये पोलराइज्ड हो गए, पोलराइज माने पोल डेवलप करना, पोलराइज्ड, पोलराइजेशन से पोल डेवलप कर लेना। कैसे पोल डेवलप किया, देख लीजिए तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो पोल डेवलप हो गए, किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, आपने बोला सर पोलर मॉलिक्यूल का भी समझा दीजिए। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इनका मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज ये रहा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ये रहा। तो इनके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। मान लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितनी है, जीरो, एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, बिल्कुल नॉन जीरो, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की है तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी। तो आपका डाइपोल क्या होगा, थोड़ा और स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा माने इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या करेगी, थोड़ी सी इंक्रीज करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी।
जब डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज करेगी तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है पहले भी नॉन जीरो था, अभी भी नॉन जीरो है, पर डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कि डाइपोल मोमेंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपकी? मेरे ख्याल से इतना बात आपको क्लियर हो गई। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो गया, मतलब कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गया, और डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया थोड़ा अमाउंट का। ठीक है, थोड़े बहुत अमाउंट का क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट में इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, आपने बोला सर फील्ड अगर इस डायरेक्शन की होती तो, अगर फील्ड इस डायरेक्शन की होती तो इस पे फोर्स किधर लगती, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगती, और इस पर फोर्स किधर लगती, इस डायरेक्शन पे लगती। तो डाइपोल मोमेंट उस केस में क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता कि नहीं? बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता, डिक्रीज हो जाता। पर समझ रहे हैं बात को, कम हो जाता डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ने ऑपोजिट डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगाई, किस पे, चार्जेस पे। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही परमानेंट डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे तो या तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा या तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तब भी इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, पोलराइजेशन। तो सबसे परफेक्टली हमने कहाँ पे समझाया, नॉन पोलर। यहाँ पोल नहीं थे, पोल डेवलप किया, पोलराइज करती है, पोल डेवलप कर दी, तो पोलराइजेशन इफेक्ट। अब आपने बोला सर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्यों लिखा है? यहाँ पे तो आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया, मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए समझ लेते हैं, आपको समझना जरूरी भी। अब अगर आपसे एक बात ये बोले नॉन पोलर की, ठीक है, नॉन पोलर की ही बात करें और फिर पोलर की बात करेंगे, आप समझने का प्रयास करिए। हमने बोला कि आपने एक शीट ली, ये एक रेक्टेंगुलर शीट मान लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर 2D शीट ले रहे हैं कुछ समय के लिए समझाने के लिए। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर आपने शीट ले ली। ठीक है, ये जो शीट है ये डाइलेक्ट्रिक शीट, और वो भी किससे बनी हुई है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनी हुई। मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि किससे बना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो इसके सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड करेंगे कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल, इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, करेंगे। बिल्कुल, देखिए कॉन्साइड कर रहे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो है कि नहीं। पूरे इस वॉल्यूम का बाई चांस मान लीजिए शीट की कुछ थिकनेस है, शीट की क्या है, ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये मान लेते हैं लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, और साथ में कुछ थिकनेस है, तो कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो आप ये बताइए कि इस शीट के पूरे वॉल्यूम में ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल कितना डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीरो। तो पूरी शीट के वॉल्यूम में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल जीरो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सारे मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, जीरो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितनी शीट का वॉल्यूम होगा, इस शीट के वॉल्यूम में जितने भी क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट पूरी शीट का कितना होगा, जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट पूरी शीट का कितना होगा, जीरो। जैसे ही आपने इसको किसमें रखा, जैसे ही आपने बाई चांस किसमें रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। जैसे ही आपने फील्ड में रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखिए कुछ डिस्टेंस से क्या हो गए, सेपरेट हो गए कि नहीं, बिल्कुल सेपरेट हो गए। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो गए, ठीक है। देखिए समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे एक और करना, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक, अब देखिए जैसे ही आपने इस पूरी की पूरी शीट को कहाँ रखा, इस पूरे शीट को, रेक्टेंगुलर शीट को कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो देखिए अब एक मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। तो पूरी शीट का जो वॉल्यूम है, बाई चांस कुछ थिकनेस है शीट की, तो
तो इस पूरी शीट का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है तो पूरी शीट में कुछ वॉल्यूम होगा, तो पूरी वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, पूरी वॉल्यूम के का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। पी वेक्टर क्या है, इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आपकी जो ये शीट है वो कितनी पोलराइज्ड हुई है वो कौन बताता है, पी वेक्टर बताता है। दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुए हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुए हैं वो पी वेक्टर बताता है। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसी पी वेक्टर को बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब समझने का प्रयास करिएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा पोलराइज्ड होगा। कौन, आपकी जो शीट है उतनी ज्यादा पोलराइज्ड होगी कि नहीं, बिल्कुल। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आपकी शीट पोलराइज्ड होगी। मतलब उसके एक यूनिट वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे। मतलब कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल मोमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में 10 पोलराइज्ड हुए तो 10 ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंट्रीब्यूट किया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो हो सकता है एक यूनिट वॉल्यूम में 50 मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो, तो 50 के 50 एक यूनिट वॉल्यूम में क्या करेंगे, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब नेट पोलराइजेशन बढ़ा कि नहीं, बोलिए। नेट पोलराइजेशन बढ़ा कि नहीं, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। पूरी शीट का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए। तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। वही पोलर की बात करें तो अगर हम पोलर की यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, अपसाइलन आएगा और काई आएगा। काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ये क्या बताती है, ये बताती है कि कितना आसानी से आप पोलराइज कर सकते हैं। किसको पोलराइज कर सकते हैं, अपने डाइलेक्ट्रिक को। समझ रहे हैं बात को। कहने का मतलब ये है कि अगर बाई चांस आपने बोला कि अगर हमने यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में 500 मॉलिक्यूल क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। एक यूनिट वॉल्यूम में 500 मॉलिक्यूल क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। अगर यही आपने ये बोला कि हमारे पास कोई दूसरी शीट होती, कोई दूसरी शीट डाइलेक्ट्रिक की, कोई दूसरी शीट, इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर भी अप्लाई की गई, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड, पर इसके एक यूनिट वॉल्यूम में मात्र 60 मॉलिक्यूल क्या हो पाए, पोलराइज्ड हो पाए। पोलराइज्ड का मतलब पोल डेवलप कर पाए। पोल डेवलप करने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल गेन कर पाए, टेम्परेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल गेन कर पाए। समझ रहे हैं। तो मतलब अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे खाली 60 मॉलिक्यूल एक यूनिट वॉल्यूम के पोलराइज्ड हुए, यहाँ 500 मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुए। तो ये ज्यादा आसानी से पोलराइज्ड हो गया ना, ये कम आसानी से पोलराइज्ड हो रहा है। क्यों, उतनी ही फील्ड में 60 मॉलिक्यूल को पोलराइज कर पा रहा है, उतनी ही फील्ड में ये 500 मॉलिक्यूल, एक यूनिट वॉल्यूम के 500 मॉलिक्यूल को पोलराइज कर रहा है, ये 60 मॉलिक्यूल को पोलराइज कर रहा है। समझ रहे हैं। तो यही काई क्या बताता है, कितना आसानी से पोलराइज्ड होगा।
फीलिंग समझ में आ रही है आपको? अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अरे मटेरियल अलग अलग हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रही है कि कितना आसानी से पोलराइज होता है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन हाउ इजिली इट कैन बी पोलराइज्ड एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 100 न्यूटन पर कूलम कर दे या 500 न्यूटन पर कूलम कर दे, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में और ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, वही पोलर की बात करें। ठीक है, ये तो नॉन पोलर की बात हो गई, वही पोलर की बात करेंगे। तो पोलर के केस में आप देख लीजिए इधर कि यहां पे पहले से ही पोलर के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? डेवलप है। देखिए इधर डेवलप है कि नहीं? देखिए, अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। डाइपोल मोमेंट, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? एक मॉलिक्यूल का खाली। ये डाइलेक्ट्रिक जो हमने लिया है, ये डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? और इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे ढेर सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे ये शीट बनी, जिससे ये डाइलेक्ट्रिक बना है। डाइलेक्ट्रिक पोलर है तो डाइलेक्ट्रिक की रेक्टेंगुलर शीट बना ली, और ये डाइलेक्ट्रिक की रेक्टेंगुलर शीट पोलर मॉलिक्यूल कंटेन कर रही है। इसका जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? नॉन जीरो। एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? नॉन जीरो। अगर इस पूरी शीट का डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, नेट डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, तो वो 0 ही। समझ रहे हैं बात को? पूरी शीट का डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है, पर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? नॉन जीरो। अब समझिए कैसे। अब देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है? इधर है। देखिए, और इसके बगल वाले का डाइपोल मोमेंट किधर है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? इधर है। देखिए, माइनस प्लस तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नहीं? एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब ये वाला की डायरेक्शन देखिए इधर, ये वाली की डायरेक्शन इधर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट। तो नेट डाइपोल मोमेंट पूरी शीट का कितना आ रहा है? 0, पर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कितना है? नॉन जीरो। समझ रहे हैं? जैसे ही आप इसको किसमें रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। किसको? इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो जितने भी डाइपोल मोमेंट है जो रैंडमली ओरिएंटेड है, कैसे ओरिएंटेड है? रैंडमली ओरिएंटेड है, वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे? अलाइन कर जाएंगे। जितने भी डाइपोल मोमेंट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर गए? अलाइन कर गए। देखिए, इसकी क्या डायरेक्शन है डाइपोल की? ये इसकी भी क्या डायरेक्शन है? ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी। देखिए, जितने भी डाइपोल मोमेंट थे सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर गए? अलाइन कर गए। कर गए कि नहीं? अब नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। पहले कितना था? 0, अब कितना है? नॉन जीरो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गए? पोलराइज्ड हो गए। ये पूरी शीट क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई। क्यों पोलराइज्ड हो गई? क्योंकि इस पूरी शीट पे पोलराइजेशन इफेक्ट आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर गए, जिसकी वजह से नेट डाइपोल पूरी शीट का डेवलप हो गया। बट यहाँ पूरी शीट का नेट डाइपोल कितना है? 0। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी बातें पोलर के लिए आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे अलग कहानी बताई, यहाँ पे थोड़ी सी अलग कहानी। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ जाए आगे।
बोलिए, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तक, होपफुली। अब आपने बोला सर इतनी बात बताने के बाद हम समझ नहीं पाए कि क्यों आप इतनी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बता दें कि मॉडिफाई कैसे हुआ कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उसका क्या यूज समझ में आएगा। और डाइलेक्ट्रिक को अभी हमने बोला ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो आपने बोला सर अभी तक आपने तो ये नहीं समझाया, चलिए उसी को समझा देते हैं अभी, क्योंकि इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी तो आप समझना आपके लिए आसान होगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, आप एक डाइलेक्ट्रिक शीट ले लीजिए। बाई चांस आपने डाइलेक्ट्रिक शीट जो ली है ये लेट कर लेके नॉन पोलर ले ली। चलिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक की शीट है वो एक नॉन पोलर शीट। अब मान लेते हैं कि जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, अभी पीछे से ही आगे आ रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ले ली, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा। क्या रखा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा। तो नेगेटिव पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव इधर डेवलप हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डेवलप हुए हैं, देख लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारे डाइपोल क्या हो गए, देखिए ये डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में, ये डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है कि नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जितने भी हैं वो सारे के सारे अलाइन किधर कर गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नॉन पोलर के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए हो रहा है। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ रही हैं आपको। ये देखिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कहां रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, सारे इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर गए। देख लीजिए कर गए कि नहीं, चाहे ये नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, दोनों केस में यही हो रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं कौन, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। देख लीजिए हो रहा है। हाँ, अब जरा ये देखिए कि ये जो पॉजिटिव वाला है इसके नेगेटिव से न्यूट्रलाइज कर गया, ये पॉजिटिव वाला है इससे क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया, नेगेटिव से न्यूट्रलाइज कर गया। ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से न्यूट्रलाइज कर गया, ये पॉजिटिव वाला इससे न्यूट्रलाइज कर गया नेगेटिव से, ये इससे न्यूट्रलाइज कर गया। ये जितने भी इंटीरियर चार्ज है, अंदर की तरफ चार्ज है, वो सब न्यूट्रलाइज कर गए कि नहीं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे न्यूट्रलाइज कर गए। बट जो सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, देखिए जो सरफेस पे चार्ज है दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। मतलब ये जो लास्ट के चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हुए। अब देखिए अंदर वाले चार्जेस को मिटा दें क्योंकि वो तो सारे न्यूट्रलाइज हो गए कि नहीं। अब देखिए इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज बचे, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज बचे। अब यही नॉन पोलर की शीट को हम कहाँ रखें, जरा इधर देख लीजिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, बोलिए 0। अब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डाइपोल भी क्या थे, 0 थे। अरे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डाइपोल भी कितने थे, 0 थे। देख लीजिए 0 थे कि नहीं, बिल्कुल। अब जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो सारे क्या हो गए थे, इंडिविजुअल डाइपोल सबका टेम्परेरी डेवलप हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, ठीक है। और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन भी कर गए थे, ठीक है। देखिए अलाइन भी कर गए, अभी जो समझाया आपको नेगेटिव पॉजिटिव।
नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए अंदर वाले चार्जेस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो खाली सरफेस पे यहां चार्ज डेवलप हुआ और यहां चार्ज डेवलप हुआ। मतलब अगर इसी डाइलेक्ट्रिक की शीट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहाँ एंड पे चार्ज आ गया और इस एंड पे चार्ज आ गया, बाकी अंदर के सारे चार्ज क्या कर गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आपने इस शीट को कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों में से कोई भी शीट हो, ठीक है। तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। पहले कितना चार्ज था, 0, इस एंड पे कितना चार्ज था, 0, और इस एंड पे भी कितना चार्ज था, 0। अपने आप जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस एंड पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और इस एंड पे भी चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इस एंड के चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे बताई जाएगी, देख लीजिए, ठीक है। इसी को पोलराइजेशन इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। अब कैसे आपने बोला पोलराइजेशन इफेक्ट, देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, बोलिए हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे चार्जेस क्या थे, 0। और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अंदर के चार्ज, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के अलाइन कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होगा कि अंदर के चार्जेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर गए एक दूसरे के इफेक्ट को, खाली सरफेस पे चार्ज बचेगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल बना लिया और यहाँ पे एक नेगेटिव पोल बना लिया। देखिए पोलराइज्ड कर लिया कि नहीं, किसको पोलराइज कर लिया, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर लिया, इसी को पोलराइजेशन बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या कर लिया, पोलराइज्ड कर लिया। पोलराइजेशन उसमें फिनोमिना शो करके आपको हमने बता दिया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। देखिए कोई चार्ज फ्लो होके उधर नहीं गया, समझिए, चार्ज इधर से उधर फ्लो होके नहीं गया, चार्ज कंडक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज और उधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये जो चार्ज हमारे डेवलप हुए हैं इसको बोलते हैं, इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी से बताई जाती है। सिग्मा पी का मतलब पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। या तो आप पोलराइज्ड चार्ज बोल लीजिए या तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बोल लीजिए। इस यहाँ पे भी इसको भी क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज को कैसे बताया जाएगा, क्यूपी से या फिर क्यूआई से, इंड्यूस्ड चार्ज या फिर पोलराइज्ड चार्ज। अच्छा, ये तो हो गई एक्सटर्नल फील्ड की बात। इधर देख लीजिए जरा एक सेकंड के लिए, ये तो हो गई एक्सटर्नल फील्ड की बात। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसने इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पोलराइज्ड फील्ड बनाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अरे ये भी तो अपनी फील्ड बनाएंगे, पर ये जो फील्ड बनाएंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनाएंगे, और वो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। एक्सटर्नल फील्ड की क्या डायरेक्शन है ये, और ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं उन्होंने जो फील्ड बनाई है उसकी डायरेक्शन ये। तो ये बताइए इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो घट जाएगी। कितनी घटेगी, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई, घट गई। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, घट गई, कितनी, ई नॉट माइनस ईपी से। समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। कितने अमाउंट की घट जाती है, एक्सटर्नल फील्ड से ईपी अमाउंट की फील्ड क्या हो जाती है,
घट जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अच्छा, इसको इस फील्ड को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया हो K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक को किससे डिनोट करेंगे? K से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे? K से। ये एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है, सिंपली एक नंबर। जैसे K इज इक्वल्स टू 81, K इज इक्वल्स टू 20, एक नंबर है। तो डाइलेक्ट्रिक को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मान लेते हैं K माने कोई नंबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी घट जाएगी? E0 माइनस K, E0 माइनस K। एक्सटर्नल फील्ड से K को डिवाइड कर दो, इतने अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसके अंदर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसके अंदर घटेगी? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। एक्सटर्नल फील्ड में से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिवाइड कर दो तो आपको घटी हुई फील्ड इसके अंदर की, डाइलेक्ट्रिक के अंदर की घटी हुई फील्ड मिल जाएगी। अच्छा, इस पोलराइज्ड फील्ड को, जो कि ये इंड्यूस्ड चार्ज ने फील्ड बनाई थी, इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? पोलराइज्ड फील्ड को आप लोग सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा पी माने, समझ में आ रही है? पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको कितना लिख सकते हैं? क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन। कितना लिख सकते हैं? क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, और घटी हुई फील्ड को कैलकुलेट करने का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो ये सारी बातें हमने आपको किसके बारे में बताई? पोलराइजेशन के बारे में बताई। और पोलराइजेशन क्या होता है इसको समझाया। यहाँ पे पोल्स डेवलप कर लेना, यही हम ओवरऑल मोटा मोटी कंसेप्ट से पोलराइजेशन बोलते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे कैपेसिटर। तो मतलब कैपेसिटर क्या है, उससे पहले की ये सारी कहानी आपको आनी चाहिए, तब हम कैपेसिटर की ओर बढ़ पाएंगे। तो कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे और कैपेसिटर के बारे में हम आपको जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।